पिछले पार्ट में हमने योकियोना और मोरोई की कहानी को देखा था। अब कहानी नए लोग, नए शहर और एक नई मुसीबत के साथ शुरू होती है। सीसाइड टाउन टोटल मिसो में रहने वाली 80 साल की बुजुर्ग औरत टाई अपने बात करने वाली बिल्ली मैकेनिको को घर पर छोड़कर रोज की तरह समंदर किनारे जॉगिंग करने निकलती है। समंदर के पास पहुंचते ही टाई देखती है कि वहाँ कई सारे लोग खड़े हैं। वो पूछती है कि यहाँ इतने लोग जमा क्यों हैं? लोग बताते हैं कि समुद्र में मछलियों की मौत का असली कारण अभी तक पता ही नहीं चला और सबसे बड़ी टेंशन ये है कि इस घटना की वजह से टूरिज्म भी बहुत गिर गया है। टाई उन्हें समझाती है कि शहर ने अभी अभी एक चमकदार साल देखा है क्योंकि एक टीवी शो ने यहाँ के खाने को दिखाकर पूरे शहर को मशहूर कर दिया था। वो कहती है कि ये बुरी घटना शायद सी गॉड की तरफ से एक चेतावनी है कि अच्छी किस्मत से घमंडी मत बनो, थोड़े हम्बल रहो। सबको समझाकर टाई फिर से अपनी जॉगिंग करने निकल पड़ती है। भीड़ से अलग होकर टाउन के मेयर टाई के पास आते हैं। टाई भी एक पल के लिए शहर के एक बुजुर्ग जेंटा के बारे में सोचने लगती है जो कुछ समय पहले गुजर गए थे। टाई सोच रही होती है कि क्या सच में जेंटा ने मरने से पहले शहर को कोई श्राप दे दिया था, क्योंकि उसके पोते सुभाषा की डेथ एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। सुभाषा को कॉलेज के कुछ लड़कों की कार ने टक्कर मारी थी और अस्पताल पहुंचने में देर इस वजह से हुई कि शहर में टूरिस्ट्स की भीड़ से बहुत ट्रैफिक था। जेंटा अपने पोते से बहुत प्यार करता था और सुभाषा की मौत के बाद ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाया। दिल का दौरा पड़ने से उसकी भी मौत हो गई। मेयर टाई को आवाज लगाते हैं। टाई कहती है कि अगर बात करनी है तो साथ साथ जॉगिंग करते हुए करें। मेयर पूछते हैं कि टाई सच में क्या सोचती है, क्या मछलियों की मौतों का जेंटा से कोई लेना देना हो सकता है? हालांकि टाई खुद भी इसी शक में थी, पर वो तुरंत मेयर की बात को मजाक में टाल देती है। मेयर हार न मानते हुए पूछते हैं कि क्या टाई को नहीं लगता कि जेंटा को गुस्सा आया होगा और शायद उसने शहर को सजा देना चाहिए हो, उस शहर को जिसने उसके पोते की जान ले ली। टाई कहती है कि जेंटा दिल से अच्छा इंसान था, या यूं कह लो थोड़ा डरपोक टाइप भी था। वो कहती है कि गुस्सा रखना या नफरत करना अलग बात है, लेकिन किसी को मार डालने की हिम्मत जेंटा में नहीं थी। मेयर टाई की बात से सहमत होते हुए कहते हैं कि हो सकता है जेंटा ने ये सब खुद नहीं किया हो, पर किसी और चीज की मदद से किया हो। ये बात सुनकर टाई भी एकदम रुक जाती है। मेयर टाई को याद दिलाते हैं कि सुभाषा की मौत के बाद जेंटा एक लकड़ी की गुड़िया बना रहा था जो उसके पोते के बराबर कद की थी। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि शायद जेंटा अपने पोते का बदला हुआ रूप बना रहा है। मेयर पूछते हैं कि जिस दिन टाई को जेंटा की लाश मिली थी, क्या उस दिन घर में वो गुड़िया थी? टाई को याद आता है कि हाँ, उसने जेंटा की बनाई वो गुड़िया देखी थी, लेकिन बाद में जब पुलिस आई तो वो गुड़िया वहाँ से गायब थी। अपनी यादें छुपाते हुए टाई मेयर से कहती है कि उसने कोई गुड़िया नहीं देखी और शायद वो किसी अलमारी में पड़ी होगी। मेयर समझ जाते हैं कि टाई कुछ छुपा रही है। मेयर बताते हैं कि कई लोगों ने हाल ही में समंदर किनारे उस जैसी लकड़ी की गुड़िया को घूमते देखा है और ये बात टाई को भी चौंका देती है। टाई मजाक में पूछती है, तो आप कहना चाहते हैं कि जेंटा का पोता हर रात समंदर में जाकर मछलियां मार रहा है? वो कहती है कि फिल्मों वाला पिनोकियो ऐसा कुछ नहीं कर पाता। वो असली कहानी बताने ही वाली थी, लेकिन खुद को रोक लेती है। टाई साफ कहती है कि मेयर जो भी कह रहे हैं वो सब भूत प्रेत वाली कहानियों में होता है, असल जिंदगी में नहीं। वो कहती है कि लोग बस दिमाग में कहानी जोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें किसी भी तरह मछलियों की मौत और जेंटा की मौत को जोड़ना है। आखिर में टाई मेयर को सलाह देती है कि चाहे उन्हें भरोसा ना हो, लेकिन पूरे शहर का एक छोटा सा एग्जॉर्सिज्म करा दो। टाई कहती है कि उसका खर्चा भी वही दे देगी, शायद इससे ये बेकार की अफवाहें और मछलियों की मौतों वाली टेंशन थोड़ी कम हो जाए। घर लौटते ही टाई दंग रह जाती है क्योंकि मैकेनिको आज अकेला नहीं था। उसका कोई राक्षस दोस्त वहाँ खड़ा था जो टाई को देखते ही तुरंत गायब हो जाता है। टाई भड़क उठती है और मैकेनिको को डांटती है, मैंने तुम्हें घर में रहने दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ हर तरह के राक्षस लेके आओ। फिर टाई खुद ही सोचने लगती है कि क्या उस दिन मैकेनिको को बचाकर उसने सही किया भी था या नहीं। मैकेनिको आराम से जवाब देता है, अच्छा किया टाई, उस दिन मैं बहुत कमजोर था। टाई कहती है, तुम्हें कम से कम ये बिल्ली बनने का नाटक तो जारी रखना चाहिए था। शराब देखते ही अपना असली मॉन्स्टर रूप दिखा दिया। मैकेनिको टाई के पीछे पीछे बाहर आता है। उसकी नजर सिर्फ टाई के हाथ की शराब पर थी। सच कहूँ तो इतनी बेवड़ी बिल्ली तो मुझे भी चाहिए। टाई उसके कटोरे में थोड़ी सी शराब डालती है और पूछती है, एक बात बता मैकेनिको, तुमने मुझे अब तक मारा क्यों नहीं और मेरी जगह घर में रहकर इंसानों वाली लाइफ क्यों नहीं ले ली? मैकेनिको बेहद प्रैक्टिकल अंदाज में कहता है, क्योंकि पूरे दिन बिल्ली बनकर आराम करना, जबकि इंसान क्या करते हैं, पड़ोसियों से लड़ना, बिजली बिल भरना और फिर ऊपर टैक्स भरना, इतना सब कौन करे भाई? टाई बात बदलते हुए पूछती है, तुम्हें मछलियों की मौतों के बारे में या उस जेंटा की डॉल के बारे में कुछ पता है? लेकिन मैकेनिको तो बस मजे में दारू पीने में लगा था। तो टाई शराब बंद करने की धमकी देते ही मैकेनिको तुरंत बोल पड़ता है, हाँ, वो डॉल आज रात फिर बाहर निकलेगी। हर रात करीब 1 बजे वही रास्ता पकड़ती है और सीधे समंदर की तरफ जाती है। रात को मैकेनिको के साथ समंदर किनारे पहुंचकर टाई की आंखें फटी रह जाती हैं। वहां तो हर तरह के राक्षस भरे पड़े थे। टाई पूछती है, अगर तुम सब मॉन्स्टर हो तो फिर उस डॉल से इतनी दूरी क्यों रखते हो? जवाब देने से पहले ही मैकेनिको और बाकी राक्षस एकदम सतर्क हो जाते हैं क्योंकि डॉल उनकी तरफ बढ़ रही थी। सब अपनी अपनी जगह छुप जाते हैं। दूर से टाई अपनी आंखों के सामने डॉल का कहर देखती है। पहले मास्टर शोजो, एक गोरिल्ला, और फिर ओकानी, दोनों विशाल क्रैब, दोनों मिलकर डॉल पर हमला करते हैं। लेकिन डॉल जो भी उसके सामने आता है उससे अपनी बिजली से झटका देकर भस्म कर देती है। फिर समंदर के अंदर गहराई तक उतर जाती है और जितनी मछलियां उसके आसपास होती हैं सबको एक ही पल में बिजली मारकर मौत के घाट उतार देती है। कुछ देर बाद मैकेनिको टाई को बताता है कि कुछ मॉन्स्टर्स ने दिन में उस डॉल को पहाड़ों में घूमते हुए देखा है, लेकिन वे अभी तक उससे मुकाबला नहीं कर पाए।
मैकेनिको ये भी बताता है कि उन्होंने अपनी गॉडेस ऑफ विजडम को संदेश भेज दिया है और वो शहर आने ही वाली है। मैकेनिको टाई से कहता है कि गॉडेस को एक रात यहीं रुकने देना। टाई आराम से कहती है ठीक है, पर गॉडेस हो या कोई भी, मेरे घर में रहना है तो साथ में कोई होस्टेस गिफ्ट लेकर आना पड़ेगा। अगली सुबह कोटोको और कुरो टाई के घर पहुंचते हैं। मैकेनिको ने कहा था कि कोटोको इंसान है, पर टाई उसकी शक्ल देखकर फिर भी हैरान रह जाती है। कोटोको की तरफ से लाए गए गिफ्ट को स्वीकार करके टाई दोनों को अंदर बुलाती है और उन्हें जेंटा और उस डॉल के बारे में सब कुछ बताना शुरू करती है। टाई से पूरी कहानी सुनने के बाद कोटोको एक बात मानती है, एक ऐसी बात जिसने उसे भी उलझा दिया है। कोटोको कहती है ऐसी गुड़िया जो खुद चलती हो, लोगों को नुकसान पहुंचाती हो, इतनी आसानी से तो नहीं बन जाती। जब तक कोई डॉल मेकर अपनी पूरी जान पूरा दिल किसी एक डॉल में न डाल दे या फिर बहुत लंबा समय न लगा दे, तब तक वो सड़क पर घूमकर इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकती। कोटोको सोचकर कहती है कि जेंटा तो बस एक साधारण सा आदमी था, तो फिर एक रूकी आदमी की बनाई हुई डॉल कैसे हाथों से बिजली छोड़ सकती है। वो मानती है कि उसे शक तो है और उसे पता भी है कि कौन हो सकता है इसके पीछे, पर टाई उसकी बात को तुरंत काट देती है। टाई कहती है कि जेंटा की डॉल कुछ खास नहीं है, वो बस एक पिनोकियो है जिसके अंदर एक मीटियोर लगा हुआ है। वेट, क्या सच में? टाई बताती है कि करीब 10 साल पहले अपनी बीमारी से परेशान होकर जेंटा पहाड़ों की तरफ गया था, शायद अपनी जिंदगी खत्म करने, और तभी उसने देखा एक पेड़ की शाखा में उलझा हुआ एक गिरा हुआ मीटियोर। जेंटा उस टहनी को चुपके से घर ले आया और अजीब बात, उस मीटियोर के पास रहने से उसकी बीमारी भी ठीक होने लगी। कोटोको ये सुनकर सोच में पड़ जाती है। मीटियोर को तो लोग हमेशा से एक चमत्कार और भगवान की निशानी मानते आए हैं। कुरो तुरंत बोलता है मगर मीटियोर कैसे किसी डॉल को चलता फिरता बना सकता है, वो भी बिजली छोड़ने लायक? कोटोको गहरी सांस लेकर कहती है जैसे इस धरती पर हर तरह के मॉन्स्टर पैदा हो सकते हैं, वैसे ही कहीं और स्पेस में भी कुछ ऐसी शक्तियां हो सकती हैं। टाई को वो दिन याद आता है जब टाई ने जेंटा को डॉल तराशते हुए देखा था। टाई ने उससे पूछा भी था क्या तुम चाहते हो कि ये डॉल तुम्हारे पोते की जगह ले ले? जेंटा ने तब कहा था इस पत्थर में इच्छाएं पूरी करने की शक्ति है। टाई ने उसे चेतावनी दी थी कि पिनोकियो की असली कहानी अच्छी नहीं, उसमें डॉल बनाने वाले को नर्क जैसी मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। जेंटा ने बस कंधे उचका दिए थे और कहा था मैं तो पहले ही नर्क देख चुका हूँ जिस दिन मेरा पोता मरा था। प्रेजेंट में लौटकर कुरो कहता है कि कोटोको के लिए ये लड़ाई मुश्किल होगी, ये कॉस्मिक सुपरनैचुरल चीज है। कोटोको जवाब देती है इसीलिए तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर टाई से पूछती है जेंटा का इस डॉल को बनाने का असली मकसद क्या था? टाई कहती है जेंटा चाहता था कि ये डॉल पिनोकियो की तरह उसकी इच्छाएं पूरी करे। कोटोको गहरी सांस लेकर कहती है मतलब जेंटा ने कुछ बदले की योजना बनाई थी। टाई कहती है कि जैसे मॉन्स्टर्स ने पहले कोशिश की थी और असफल रहे थे, उसे नहीं लगता कि गॉडेस ऑफ विजडम भी इस डॉल को आसानी से हरा पाएगी। कोटोको मुस्कुरा कर कहती है पर डॉल हर रात एक ही रास्ता लेती है, हम बीच पर पहले से एक्सप्लोजिव्स छुपा देंगे, जैसे ही वो वहां पहुंचेगी हम सीधे आग लगा देंगे, लकड़ी की डॉल तुरंत जल के खत्म हो जाएगी। टाई सुनकर हैरान रह जाती है कि इतना आसान तरीका उसके दिमाग में आया ही नहीं, लेकिन फिर कहानी यहाँ सस्पिशियस लगने लगती है। कोटोको कहती है लेकिन ये इतना आसान कैसे हो सकता है? अगर डॉल बदले के लिए बनी है तो वो सीधे उन लोगों के पास क्यों नहीं गई जिनकी वजह से त्सुबासा मरा था? 4 स्टूडेंट्स में से सिर्फ ड्राइवर को सजा मिली थी, वो भी थोड़ी बहुत। उसने माफी मांगी, हर जाना दिया और छूट गया। कोटोको कहती है शायद जेंटा के टूटे हुए दिल के लिए ये माफी काफी नहीं थी, और तभी तो उन 4 कॉलेज स्टूडेंट्स में से किसी एक पर भी कोई हमला नहीं हुआ। तो हाँ, उस डॉल ने अभी तक उन कॉलेज स्टूडेंट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। उस रात सारे मॉन्स्टर्स की मदद से बीच पर डॉल के लिए एक जाल बिछा दिया जाता है। इधर टाई कुरो से उसकी मरकर फिर से जिंदा होने वाली ताकत के बारे में बातें कर रही होती है। तभी कुरो कहता है कि कोटोको शायद इस डॉल को उसकी मदद के बिना ही निपटा सकती है। तभी कोटोको आती है और बताती है डॉल आ गई है। वो कुरो को ट्रैप का एग्जैक्ट लोकेशन बताती है ताकि वो डॉल को वहां तक खींच सके। कुरो ट्रैप की तरफ बढ़ रहा होता है और इस बीच कोटोको को सुबह की बात याद आती है। कोटोको ने कुरो को टाई के बारे में और डॉल्स की काली दुनिया के बारे में समझाया था। वो ऑक्सावर कर्स की कहानी बताती है जिसमें एक स्ट्रॉ डॉल को रात के समय पीड़ित के सामान, उसकी फोटो, उसका नाम या उसके बाल के साथ किसी पेड़ पर कीलों से ठोका जाता है, और जहां जहां कीलें लगती हैं वही दर्द सीधा उस असली इंसान को होता है। ये कहानी अब खतरनाक और काले जादू वाली टेरिटरी में जा चुकी है। कोटोको कहती है जेंटा को कॉलेज स्टूडेंट्स और इस टाउन दोनों से शिकायत थी, लेकिन वो किसी को मारने की हिम्मत नहीं रखता था, इसलिए उसने डॉल का इस्तेमाल किया ताकि जब टाउन उस डॉल को नष्ट करे तो कर्स की वजह से कॉलेज स्टूडेंट्स की मौत हो जाए। तो अब योजना ये है पहले डॉल और स्टूडेंट्स के बीच जो भी कनेक्शन है उसे तोड़ दो, फिर उसे खत्म कर दो। बीच पर कुरो डॉल के सामने आता है और अगले ही पल बिजली के झटके खाता हुआ उड़ जाता है। टाई सदमे में देख रही होती है। कुरो दोबारा उठता है, दौड़ता है, हर तरफ बिजली
उठती है, पर वो किसी तरह ट्रैप तक डॉल को पहुंचा जाता है। जैसे ही डॉल ट्रैप में गिरती है, वो हर मूविंग चीज को जैप करने लगती है, लेकिन मॉन्स्टर्स उसके हाथों को पकड़ के बांध देते हैं ताकि कुरो उसे पास से देख सके। कुरो डॉल को इंस्पेक्ट करता है और उसे कुछ नाम खुदे हुए मिलते हैं। 4 नाम, वही 4 कॉलेज स्टूडेंट्स, और 5वां नाम टाई। टाई को जैसे पहले से शक था। वो कहती है, ज़ेंटा को मेरी खुशहाल जिंदगी कभी पसंद नहीं थी। शायद वो चाहता था कि मुझे भी उतना ही दर्द हो जितना इन स्टूडेंट्स को। टाई कहती है, कुरो बस इन नामों को खुरच दो। कुरो सारे नाम मिटा देता है और टाई से पूछा जाता है, तुम्हें कुछ महसूस हुआ? टाई शांत होकर कहती है, कुछ भी नहीं। इसका मतलब ज़ेंटा की नफरत इतनी गहरी नहीं थी कि वो सच में ये कर्स एक्टिवेट कर पाता। कोटोको भी समझ जाती है कि उसकी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस असल में जरूरी ही नहीं थी। स्टूडेंट्स को तो कोई खतरा था ही नहीं, लेकिन कम से कम पिनोकियो की ये दहशत अब खत्म हो चुकी है। अगली सुबह नाश्ते पर टाई कोटोको और कुरो से कहती है, मुझे लगा था कि टाउन को बचाने के लिए मुझे खुद को कुर्बान करना पड़ेगा, पर डॉल को खत्म करना तो आसान ही था। कोटोको उसकी बात को हल्के से टालते हुए कहती है, चिल टाई, तुम्हारी वजह से ही मैं ये बढ़िया ब्रेकफास्ट खा रही हूँ। शहर छोड़ते हुए बाद में कोटोको कुरो से कहती है, ये मीटियोर कुछ खास पावर नहीं दे रहा था। मुझे लगता है डॉल को असल ताकत ज़ेंटा की नफरत से नहीं, टाई की सबकॉन्शियस सोच से मिली थी। वो सोच कि उसे टाउन को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देना चाहिए। अच्छा सबक है, अगर जिंदगी अच्छी चल रही हो तो अपने दिमाग की ओवर थिंकिंग को किसी पिनोकियो को पावर अप मत करने देना। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।